नमस्कार दोस्तों, एनटीटी की 17वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमने लास्ट टॉपिक किया था, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा की जरूरत क्यों पड़ी। इसके टॉपिक पढ़ने के बाद अब हमारा नया टॉपिक जो है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के क्षेत्र, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से कार्य क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पे इसको काम में लिया जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है, पहली बात तो ये कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या होती है, व्यवहार पे केंद्रित होती है। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहार पर केंद्रित होती है। फिर है आजकल एक शैक्षणिक विषय के रूप में उभर कर आ रही है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, शैक्षणिक विषय है। ठीक है, अब एक बात जो है, जो चर्चा का विषय है वो है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। अब सभी इसी पर चर्चा करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या प्रवृत्ति है या फिर इसकी प्रकृति क्या है। तो हमने शुरू की क्लास में पढ़ा कि इसकी प्रकृति क्या है, विज्ञान है, या फिर शिक्षा के विज्ञान को क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। यानी हम क्या मान सकते हैं कि इसकी प्रकृति विज्ञान है। ठीक है, आगे देखो, फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञान है। क्या क्या पॉइंट आए कि विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करती है, व्यवहार का अध्ययन करती है। फिर भविष्यवाणी, यानी कि उनके विकास की भविष्यवाणी करती है। यानी कि बच्चा कितना विकास कर रहा है उस चीज की क्या करती है, भविष्यवाणी करती है। व्यवहारात्मक जो पक्ष होता है उसका अध्ययन करती है। यानी बच्चे का जो पढ़ाई की दृष्टि से जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करती है उसका अध्ययन। ठीक है, यानी कि शैक्षणिक व्यवहार का अध्ययन या फिर अधिगम व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। अब इसे आगे देखो, इसके कार्य के जो क्षेत्र हैं, कार्य क्षेत्र यानी शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा है। इससे रिलेटेड क्या है, व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन यानी व्यक्ति का क्या करती है, अध्ययन करती है, पर्सनली व्यक्तिगत अध्ययन करती है। फिर है व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। फिर है सीखने की परिस्थितियां, ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी थी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, फिर है अनुसंधान, यानी अनुसंधान के क्षेत्र में भी शिक्षा मनोविज्ञान का यूज किया जाता है।
अनुसंधान या संशोधन एक ही बात है। व्यवहार का अध्ययन हो गया, सीखने की परिस्थितियां, अध्यापक का मूल्यांकन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? अध्यापक का मूल्यांकन। यानी अध्यापक जब पढ़ाता है तो वो मूल्यांकन कैसे करता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया, तो किससे करता है? शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक क्या करता है? अपना खुद का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है आपके कि अध्यापक को परामर्श एवं निर्देशन देने के काम आता है ये। यानी कि अध्यापक को सलाह निर्देशन देता है कि कैसे आपको पढ़ाना चाहिए। इससे शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को क्या देता है? परामर्श एवं निर्देशन देता है। ठीक है, फिर है समायोजन, यानी कि विद्यार्थियों का जो समायोजन होता है उसमें भी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब आगे है हमारा टॉपिक संवेदना। संवेदना क्या होती है? संवेदना को ज्ञान का द्वार कहा गया है। ज्ञान का द्वार। अब संवेदना अगर सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो किसी चीज का एहसास होना ही क्या होती है? संवेदना होती है। यानी कोई भी हमारे हाथ को पकड़ता है तो हमें ऐसे एहसास होता है कि किसी ने हमारे हाथ को पकड़ा है, तो वो क्या होते हैं? एहसास होता है, यानी कि संवेदना होती है। अब इसके अंदर देखो, एक होता है सारा सिरा ग्राहक, सारा या सिरा ग्राहक। इसे कहीं कहीं सारा लिखा मिलेगा, कहीं कहीं सिरा। फिर एक होता है बौद्धिक केंद्र। बौद्धिक केंद्र। अब इनका क्या काम होता है कि जो ग्राहक है वो कोई भी सूचना है ना वो लेके आता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पैर में कांटा लग गया, तो वो क्या है? सूचना है, वो मस्तिष्क तक कौन पहुंचाएगा? यानी कि पहले ग्राहक के पास वो सूचना आती है, फिर ग्राहक क्या करता है? तंतुओं के द्वारा, यानी जो तंतु होते हैं हमारे शरीर में, तंतु हमारे शरीर में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानवाही तंतु और एक गतिवाही तंतु। अब ये जो तंतु है ये क्या करेंगे कि उस सूचना को कहाँ लेके जाएंगे? बौद्धिक केंद्र के पास लेके जाएंगे। अब तंतुओं का बौद्धिक केंद्र के पास सूचना भेजने का कार्य किसका है? तंतुओं का। उसके बाद बौद्धिक केंद्र क्या करेगा कि मस्तिष्क को सूचना देगा। मस्तिष्क को सूचना कौन देगा? बौद्धिक केंद्र देगा। किसके माध्यम से? तंतुओं के माध्यम से। अब मस्तिष्क को जैसे ही सूचना मिलेगी कि ये घटना हो रही है, तो वैसे हम क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, यानी उसी के अकॉर्डिंग हम बर्ताव करेंगे। यानी हमारे पैर में कांटा लग गया, मस्तिष्क ने हमें सूचना दी कि आपके पैर में कांटा लगा हुआ है, तो अब हमें क्या होगा? दर्द होगा। यानी ये सब क्या है? संवेदना होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या बताया है कि जब बालक का जन्म होता है तब वातावरण के बारे में उसे कुछ नहीं पता होता। जैसे कोई भी बालक है, उसका जन्म हुआ तो उसे वातावरण के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे क्या है, उसकी ज्ञान इंद्रियां विकसित होती हैं, ज्ञान इंद्रियां विकसित होती हैं, तो उसे क्या होता है? संवेदना का अनुभव होता है। ठीक है, और उसकी ज्ञान इंद्रियां जब कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं तो उसे विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। और उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? संवेदना। संवेदना या इंद्रिय ज्ञान। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो बिल्कुल वातावरण से अपरिचित होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है
तो उसे किस चीज का ज्ञान हो जाता है? संवेदना का और इंद्रिय ज्ञान हो जाता है। फिर उसे अपने आसपास हो रही घटनाओं का क्या होता है? एहसास होता है। ये सब किसके कारण? संवेदना के कारण होता है। और संवेदना कब होती है? जब ज्ञान इंद्रिया विकसित हो जाती है। अगर मान लो किसी की ज्ञान इंद्रिया विकसित नहीं हुई तो उसे कोई भी संवेदना नहीं होगी। यानी आप उसको टच करोगे तो भी उसे पता नहीं चलेगा कि आपने उसे टच किया है। यानी उसके अंदर संवेदना उत्पन्न नहीं होगी तो उसे पता कैसे चलेगा? और संवेदना कब होती है? जब किसी की भी ज्ञान इंद्रिया विकसित होती है। अगर ज्ञान इंद्रिया विकसित नहीं है तो संवेदना भी नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो। संवेदना के अभाव में किसी प्रकार के ज्ञान की अनुभूति नहीं की जा सकती। अब है संवेदना के प्रकार। जो संवेदना है उसके प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। संवेदना कितने प्रकार की होती है? इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेरिक। अब ये जो हेरिक्स थे इन्होंने संवेदना के प्रकारों के बारे में अपनी किताब में लिखा। यानी कि इनकी किताब में संवेदना के प्रकार लिखे गए इनके द्वारा। लेकिन वो प्रकार की सूची बहुत लंबी थी, यानी कि बहुत सारे प्रकार बताए थे इन्होंने। इतनी लंबी सूची हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो फिर डगल्स व हॉलैंड नाम के जो दो वैज्ञानिक आए, डगल्स व हॉलैंड, इन दोनों ने क्या किया कि इस सूची में से जो जो महत्वपूर्ण संवेदना के प्रकार थे उनको अलग किया और प्रस्तुत किया। और उनको क्या बताया? महत्वपूर्ण बताया कि ये प्रकार क्या है? महत्वपूर्ण है। अब इन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए? तो पहले बताया ध्वनि संवेदना, यानी ध्वनि का एहसास होना, उसकी संवेदना होना। यानी कब कोई भी बोल रहा है उसके मुख से ध्वनि निकल रही है तो हमें पता चल जाएगा कि ध्वनि आ रही है। तो वो किसके कारण पता चला? संवेदना के कारण पता चला। जैसे सभी प्रकार की आवाजें भी सुनाई देती है तो वो संवेदना के कारण ही सुनाई देती है। फिर है स्वाद। अब स्वाद संवेदना का संबंध किससे होता है? हमारी जीवा से होता है, यानी कि जीभ से होता है। कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे अंदर स्वाद संवेदना है। यानी जीभ पे रखते ही हमें उसका टेस्ट पता चल जाता है कि ये खट्टी है, मीठी है, तीखी है, कैसी भी है, उसका पता चल जाता है। फिर है मांसपेशियां संवेदना। यानी जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें भी संवेदना पाई जाती है। ठीक है, यानी मांसपेशियों का गतियों से संबंधित, यानी जैसे जैसे हमारी मांसपेशियां गति करती हैं, वृद्धि करती हैं, तो हमें क्या चल जाता है? पता चल जाता है। वो पता किस कारण? संवेदना के कारण। फिर है दृष्टि संवेदना, यानी देखने की संवेदना। दृष्टि संवेदना। फिर है सभी प्रकार के रंग रूप हम किससे देखेंगे? दृष्टि संवेदना, यानी आंखों से। फिर है घ्राण संवेदना। अब घ्राण का मतलब होता है कि सूंघने की संवेदना, यानी किसी भी चीज में से खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, वो कहां से सूंघेंगे हम? नाक से। और उसे क्या कर रहा है? घ्राण संवेदना। फिर स्पर्श संवेदना, यानी कि कोई भी हमें स्पर्श करता है, यानी कि छूता है तो वो हमें पता चल जाता है, वो हमारी स्पर्श संवेदना होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमारा हाथ पकड़ा तो हमें पता चल जाता है, तो वो क्या होती है? स्पर्श संवेदना। फिर है शारीरिक संवेदना। अब शरीर के अंदर के अंगों द्वारा प्राप्त होने वाले सब प्रकार के अनुभव संवेदना, इन सभी प्रकार को 3 श्रेणियों में बांटता है। जैसे सान्विक, फिर है शारीरिक,
और फिर जो सान्निविक है उसमें स्थिति, गति, अवरोध आदि आते हैं। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि शारीरिक संवेदना शरीर के अंगों द्वारा प्राप्त होने वाली क्रियाएं, यानी कि शरीर के अंदर जो भी क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, शारीरिक संवेदना। ठीक है। फिर है संवेदना की विशेषताएं। संवेदना की विशेषताएं, संवेदना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये कैसे काम करती है। तो पहली विशेषता क्या बताई है, तीव्रता। तीव्रता का अर्थ जल्दी कार्य करती है, यानी दो संवेदनाएं समान रूप से तीव्र नहीं होती, उनमें से एक प्रबल और एक निर्बल होती है। यानी कि कोई भी दो संवेदना होती है वो दोनों समान रूप से तीव्रता नहीं दिखाती, यानी एक तो क्या होती है, प्रबल होती है, और एक क्या होती है, निर्बल होती है। यानी दोनों में समान गुण नहीं पाए जाते, अलग अलग गुण पाए जाते हैं। ठीक है। एक क्या होती है, प्रबल, और दूसरी क्या होती है, निर्बल होती है। ये दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं संवेदनाओं में। ठीक है। दोनों एक साथ समान गुण लेके नहीं चलती है, एक प्रबल है तो एक निर्बल। ठीक है। फिर है स्पष्टता। अब तीव्रता वाले का इन्होंने उदाहरण दिया किताब में कि लाल व सफेद रंगों की तीव्रता में अंतर होता है, यानी लाल रंग और सफेद रंग, इन दोनों की तीव्रता में क्या होता है, अंतर होता है। ये तो आप सभी को पता ही है। स्पष्टता, प्रत्येक संवेदना में स्पष्टता की विशेषता पाई जाती है। ठीक है। आपात अल्पकालीन संवेदना की तुलना में दीर्घकालीन संवेदना अधिक स्पष्ट होती है। यानी दूसरा इन्होंने बताया कि स्पष्टता पाई जाती है। अब स्पष्टता, एक तो अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। यानी जो अल्पकालीन संवेदना की तुलना में दीर्घकालीन संवेदना अधिक स्पष्ट होती है, यानी इसकी तुलना में ये क्या होती है, अधिक स्पष्ट होती है दीर्घकालीन। ठीक है। फिर इन्होंने बताया 3 नंबर विस्तार। अब विस्तार जो है ना वो हर संवेदना में नहीं पाया जाता, कोई मतलब हर संवेदना का विस्तार नहीं होता है, कोई एक या दो संवेदना ऐसी होती हैं जिनका क्या होता है, विस्तार होता है। फिर है गुण। अब गुण जो होते हैं संवेदना में, देखो क्या क्या गुण पाए जाते हैं। प्रत्येक संवेदना में एक विशेष गुण पाया जाता है, यानी कोई भी संवेदना है, प्रत्येक संवेदना उसमें क्या होता है, एक विशेष गुण पाया जाता है। और वो गुण कुछ भी हो सकता है, वो प्रबल भी हो सकती है, वो दीर्घकालीन भी हो सकती है, वो विस्तार भी कर सकती है, यानी कोई ना कोई एक गुण पाया जा सकता है प्रत्येक में। अवधि, प्रत्येक संवेदना की एक निश्चित अवधि होती है, कुछ संवेदनाएं अल्पकालीन और कुछ दीर्घकालीन होती है। ये तो हमने पढ़ाई है स्पष्टता के अंदर, कुछ अल्पकालीन और कुछ दीर्घकालीन। ये किसमें बताया है, अवधि में। यानी प्रत्येक का समय क्या नहीं होता है, समान नहीं होता है। कुछ तो अल्पकालीन संवेदना होती है यानी थोड़े समय वाली, और कुछ दीर्घकालीन यानी कि ज्यादा समय वाली संवेदनाएं होती हैं। फिर स्थानीय चिन्ह, यानी प्रत्येक संवेदना में स्थानीय चिन्ह की विशेषता पाई जाती है। अब स्थानीय चिन्ह का मतलब है यानी कोई हमारे हाथ को टच करता है तो हमारे हाथ को ही पता चलता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमारे हाथ पे ही टच किया है, यानी स्थानीय विशेषता होती है। यानी हाथ पे टच कर रहा है तो हमें हाथ का ही पता चलेगा, हमारे माथे पर कोई हाथ लगा रहा है तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। फिर है संवेदना का शिक्षा में महत्व। ये संवेदना है, इसका शिक्षा में क्या महत्व है।
अब इसका प्रथम चरण पढ़ेंगे पहले। प्रथम चरण में क्या होता है, संवेदना को ज्ञान की सीढ़ी कहा गया है, ठीक है। इसलिए बालक की शिक्षा का आरंभ संवेदना से होता है। संवेदना से वस्तु की सत्ता का आभास होता है, यानी प्रथम चरण में इसे क्या कहा गया है, ज्ञान की सीढ़ी। संवेदना को क्या कहा गया है, ज्ञान की सीढ़ी। वस्तु का आभास होता है संवेदना से, ठीक है, वस्तु की सत्ता का आभास होता है। बालक की जो शिक्षा है उसका आरंभ होता है, यानी जो भी बालक है उसकी शिक्षा का क्या होता है, आरंभ होता है। फिर संवेदना का शिक्षा में महत्व, इसका पहला पॉइंट है कि वस्तु की सत्ता का ज्ञान होना, यानी कोई भी वस्तु है उसकी सत्ता का ज्ञान होना, यानी ये वस्तु किस प्रकार की है, कितने समय चलेगी, इन सब बातों की क्या होना, जानकारी होना, ठीक है। फिर है प्रत्यक्षीकरण के लिए संवेदना का होना आवश्यक है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि यानी प्रत्यक्षीकरण हम करते हैं, किसी से मिलते हैं तो उसमें संवेदना का होना क्या है, आवश्यक है, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रयोग, यानी जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, उचित प्रयोग करना चाहिए। फिर है प्रारंभिक ज्ञान के उपरांत वस्तु के गुण को समझना, यानी कोई भी वस्तु है उसका अगर हम पहले प्रारंभिक ज्ञान लेते हैं, आगे देखते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है अगर उसका प्रारंभिक ज्ञान में है, प्रारंभिक ज्ञान यानी हमें उस वस्तु का नाम पता है, ठीक है, क्या यूज में आती है, फिर उसके हम गुण को समझेंगे, यानी इस वस्तु में क्या क्या गुण पाए जाते हैं इनको हम समझेंगे, ये क्या काम आती है, कितने समय तक चलती है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये इसके क्या है वस्तु के गुण, यानी प्रारंभिक ज्ञान के उपरांत हम इसके गुणों को समझेंगे। फिर है मानसिक विकास में सहायक, संवेदना जो है वो मानसिक विकास में सहायक है, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय विकसित होने के बाद हमें संवेदना प्राप्त होती है, और अगर हमें संवेदना है हमारे अंदर तो हमें पता चल जाता है कि क्या चीज सही है क्या गलत हो रही है, और उससे ही क्या होता है, हमारा मानसिक विकास होता है। बिना संवेदना के क्या नहीं हो सकता, मानसिक विकास नहीं हो सकता, और मानसिक विकास के बिना शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। अर्थ ज्ञान के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, यानी ज्ञान की जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, यानी हमें जितना भी ज्ञान अपनी जिंदगी में अर्जन किया है उसका पृष्ठभूमि, यानी उसकी पृष्ठभूमि को तैयार करना। फिर है अर्थ ज्ञान के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, मॉन्टेसरी व किंडरगार्टन जैसी शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान, यानी मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन क्या है, दो शिक्षण पद्धतियां हैं, उन जैसी पद्धतियों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इन सभी विशेषताओं के कारण शिक्षा की प्रक्रिया में विशेष महत्व रखती है, यानी ये जो सभी विशेषताएं हैं वो शिक्षा की प्रक्रिया में किसका महत्व बढ़ा देती हैं, संवेदना का महत्व बढ़ा देती हैं। फिर है प्रत्यय का ज्ञान। अब प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, देखो कोई भी इंसान है, ठीक है, उसने पहली बार किसी भी वस्तु को देखा तो देखते ही तो उसे पता नहीं चलता ये वस्तु क्या है, लेकिन धीरे धीरे वो उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसके बारे में और अधिक जानता है, फिर उसे वो बातें साधारण लगने लगती हैं। जैसे हमारी किताब में एक एग्जाम्पल दिया है, देखो बालक कुत्ते को पहली बार देखता है तो कुत्ते की क्या होती हैं, चार टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है और सफेद रंग है, मान लो बच्चे ने पहली बार जब कुत्ते को देखा तो चार टांगे
एक पूंछ सफेद रंग है, जो देखकर बालक को एक विशेष कुत्ते का ज्ञान हो जाता है। यानी बच्चा जब पहली बार उस कुत्ते को देखता है तो उसे क्या लगता है, ये कोई विशेष है, विशेष कुत्ता है। यानी कि उसके पत्ते का क्या हो रहा है, उसे ज्ञान हो रहा है। पहली बार वो क्या सोचता है कि ये कोई विशेष कुत्ता है। उसके बाद देखो, विशेष इसलिए क्योंकि उसे केवल एक विशेष या खास कुत्ते का ही ज्ञान है। यानी अभी तो उसने सिर्फ एक के बारे में ही जाना है कि सफेद रंग का कुत्ता होता है, उसकी 4 टांगे होती हैं, पूंछ होती है, तो उसे वो क्या लगता है, विशेष लगता है। यानी उसे उस विशेष का ज्ञान है। फिर उसके बाद देखो, आम कुत्ते का ज्ञान उसे अभी हुआ नहीं है। यानी कि उसे आम कुत्ते का नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता कि हर कुत्ते की 4 ही पैर होते हैं, तो उसे आम वस्तु का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो इसे क्या समझता है, विशेष कुत्ता समझता है। फिर है, कुछ समय बाद बालक उस कुत्ते को फिर देखता है। यानी उसमें जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वो कुछ समय बाद फिर देखता है। यानी विशेष चीज के लिए हमारे मन में क्या होती है, जिज्ञासा होती है, तो उसे फिर से देखेगा। उस अवसर पर बालक का विशेष ज्ञान उसे यह जानने में सहायता देता है कि उसने पहले कभी देखा है कुत्ते को। यानी कि जब वो फिर से आकर उसे देखता है तो उस स्थिति में उसे क्या होता है कि उसको ऐसा महसूस होता है कि मैंने पहले कभी इस कुत्ते को कहीं पे देखा है। यानी उसे पहले वाली चीज का क्या रहता है, स्मरण रहता है। फिर देखो, बालक उस कुत्ते को अनेक बार देखता है, यानी उसे बार बार देखता है। फिर है, वह भी अनेक कुत्तों को देखता है, यानी और भी अनेक कुत्तों को देखता है। और उसके बाद उसे क्या पता चलता है कि इस प्रकार उसे सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। किसके बारे में, कुत्ते के बारे में। यानी वो कई सारे कुत्तों को देखता है तो उसे यही एहसास होता है कि ये तो आम कुत्ते हैं, यानी सभी के 4 पैर हैं, एक पूंछ है, किसी का रंग सफेद है तो किसी का ब्लैक है। सारा अलग अलग चीजों का क्या हो जाता है, उसे ज्ञान होता है। ठीक है, फिर उसे कुत्ते का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके मन में कुत्ते से संबंधित एक प्रतिमा या प्रतिमान का निर्माण हो जाता है। प्रतिमा यानी कि उसके मन में कुत्ते की एक क्या बन जाती है, तस्वीर बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिमा या प्रतिमान। यानी उसके मन में क्या होता है, एक कुत्ते की तस्वीर बनेगी। फिर वो कभी भी कुत्ते को देखेगा तो उस तस्वीर की उसे याद आएगी। ठीक है, फिर है, इसी विचार प्रतिमा प्रतिमान या सामान्य ज्ञान को प्रत्यय कहते हैं। यानी उसी मन में बनी हुई तस्वीर को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं या फिर प्रतिमान कहते हैं। ठीक है, फिर है, धीरे धीरे बालक कुत्ता, बिल्ली, कुर्सी, मेज आदि सैकड़ों प्रत्ययों का निर्माण कर लेता है। यानी फिर धीरे धीरे वो बिल्ली को देखता है, कुत्ते को देखता है, मेज को, कुर्सी को, इस प्रकार उसके मन में कई प्रत्ययों का निर्माण हो जाता है। यानी कई तस्वीरें बन जाती है कि बिल्ली ऐसी दिखती है, कुत्ता ऐसा दिखता है, क्या हो जाता है, उसके मन में निर्माण हो जाता है। प्रत्यय निर्माण की इसी मानसिक क्रिया को प्रत्यय ज्ञान कहते हैं। यानी प्रत्यय निर्माण की इसी मानसिक क्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रत्यय ज्ञान कहते हैं। अब वुडवर्थ ने क्या कहा, प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों का आदि का उल्लेख करते हैं। यानी प्रत्यय जो है वो ऐसे विचार हैं जो वस्तुओं का, घटनाओं का और गुणों का उल्लेख करते हैं। ऐसा क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं या फिर कोई घटना हो रही है हमारे सामने, उसकी हमारे मन में क्या हो जाती है, तस्वीर बन जाती है, यानी प्रतिमा बन जाती है। फिर कोई भी गुण होता है उसकी हमारे मन में क्या होती है, प्रतिमा होती है। इसीलिए वुडवर्थ ने कहा कि प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं का, गुणों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, प्रत्यय की जो विशेषताएं हैं उसमें किस किस ने बताया, रोस ने, हरलोक ने, भाटिया ने। इन्होंने क्या बताया कि
रोस ने कहा, प्रत्यय की विशेषताएं बता रहे हैं। रोस ने कहा कि प्रत्यय वे विचार हैं, प्रत्ययों का संबंध हमारे विचारों से होता है, चाहे वे वास्तविक हो या काल्पनिक। इन्होंने कहा कि प्रत्यय का जो संबंध है वो हमारे विचारों से होता है। अब विचार हमारे कैसे भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हम वास्तविक चीज सोच रहे हैं या फिर हम कल्पना में ही कोई ऐसी चीज सोच रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन प्रत्यय जो है उसका संबंध हमारे विचारों से है, यानी हमारे विचारों से प्रत्यय का संबंध बताया किसने? रोस ने। फिर अरलोक ने क्या कहा कि प्रत्यय में जटिलता होती है। 2 नंबर पे हरलोक, इन्होंने क्या बताया कि प्रत्यय जो है उसके अंदर क्या होती है? जटिलता होती है। अब प्रत्यय क्या करता है? बालक के गुण और उसके अनुभवों का क्या कर लेता है? अध्ययन कर लेता है। यानी बालक के गुण और अनुभवों का अध्ययन कौन करता है? प्रत्यय करता है। ठीक है, ये बात किसने बताई? हरलोक ने बताई कि प्रत्यय के अंदर जटिलता होती है और ये बालक के गुण या अनुभवों का अध्ययन कर लेता है। फिर है भाटिया। भाटिया ने क्या बताया कि प्रत्येक वस्तुओं, गुणों और संबंधों के बारे में हो सकते हैं, यानी जो भी वस्तु होती है, गुण होते हैं या फिर संबंध होते हैं, उनके बारे में प्रत्यय हो सकते हैं। अब वस्तु में क्या क्या चीजें आएंगी? वस्तु घोड़ा, मेल टोपी। वस्तु जो होती है वो घोड़ा, मेल टोपी और गुण में इन्होंने बताया लाली, स्वाद, ईमानदारी, समय और तत्परता। संबंध में इन्होंने बताया छोटा, बड़ा और ऊंचा। ये किसने बताया? भाटिया ने बताया। भाटिया ने क्या बताया कि वस्तु, गुण और संबंध, वस्तु, गुण और संबंध, इसके बारे में इन्होंने क्या क्या बताया? वस्तु में यानी कोई भी घोड़ा, मेल टोपी, यानी कोई भी जानवर का नाम, कोई भी वस्तु का नाम, वो किस में शामिल किया? वस्तुओं में। गुणों में क्या शामिल किया? जैसे कि लाली, स्वाद, समय, तत्परता। ठीक है, यानी उस वस्तु का जो भी गुण होता है। फिर है संबंध। संबंध यानी बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा जो भी है वो क्या होगा? उसका संबंध होगा। यानी वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है और नीचा भी हो सकता है। फिर है कि प्रत्यय का आधार जो होता है, यानी जो प्रत्यय है उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है अनुभव। प्रत्यय का आधार क्या होता है? अनुभव। जैसे जैसे अनुभव में वृद्धि होगी वैसे ही क्या हो जाएगा? प्रत्ययों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। प्रत्ययों की संख्या बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होगे ये ऐसे कैसे होगा? क्योंकि
जैसे जैसे हमारे मन में प्रत्यय बनते जाएंगे, यानी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, हमें अनुभव होता जाएगा, तो हम बहुत सारी चीजें देख लेंगे। उन चीजों की हमारे मन में क्या बन जाएगी, तस्वीरें बन जाएंगी या फिर उनके प्रत्यय बन जाएंगे। तो प्रत्यय की संख्या अनुभव की वृद्धि से बढ़ेगी, ये चीज याद रखना। फिर आगे क्या बताया इन्होंने कि प्रत्यय का आधार हमारा विचार होता है। जिस वस्तु के संबंध में हमारा विचार होता है, प्रत्यय का हम निर्माण करते हैं। फिर लास्ट में इन्होंने बताया कि प्रत्यय का जो आधार है वो हमारा विचार होता है, यानी जैसे हम विचार करते हैं वैसा ही क्या बन जाता है, प्रत्यय बन जाता है। वैसे ही प्रत्यय का हम क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जाकी राही भावना जैसी, जाकी राही भावना जैसी, यानी जैसी कि हमारी भावना होती है वैसे ही हमारी क्या बन जाती है, राह बन जाती है। यानी जैसे हम मन में सोचते हैं वैसा ही हमारा क्या हो जाता है, रास्ता बन जाता है। ठीक है, जो भी हम सोचते हैं वही क्या हो जाता है, सच हो जाता है। प्रत्यय निर्माण तुलना, सामान्यीकरण, निरीक्षण आदि सभी चीजों से किया जाता है। अब तुलना, किसी भी दो चीजों की तुलना हम कर सकते हैं। इसके अंदर पृथक्करण यानी कि अलग कर सकते हैं, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो प्रत्यक्षीकरण, अगला टॉपिक क्या है, प्रत्यक्षीकरण। अब प्रत्यक्षीकरण के अंदर क्या होता है, देखो इसका अर्थ, इस प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक ऊर्जा है, संवेदना द्वारा प्राप्त ज्ञान में अर्थ नहीं होता, जबकि प्रत्यक्षीकरण में अर्थ होता है। यानी ये क्या है, एक मानसिक ऊर्जा द्वारा प्राप्त संवेदना, यानी संवेदना जो है उस उसके द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है उसमें अर्थ नहीं होता, लेकिन प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसमें अर्थ निहित होता है। प्रत्यक्षीकरण के अंदर अर्थ निहित होता है। जब प्रत्यक्षीकरण में अर्थ निहित होता है, इसलिए प्रत्यक्षीकरण द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे सविकल्प प्रत्यक्ष भी कहते हैं। जब कोई बालक आवाज पहली बार सुनता है, यानी जब कोई बालक है वो आवाज क्या करता है, पहली बार सुनता है, तो फिर तब उसके पास कोई भी पहले का अनुभव नहीं होता, वह यह नहीं जानता कि आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही है। आवाज के इस प्रकार के ज्ञान को हम संवेदना कहते हैं। समय समय के साथ बालक का अनुभव बढ़ता है, वह आवाज को दूसरी या तीसरी बार सुनता है, तब वह जानता कि आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही है। उसका अनुभव से बताता है कि आवाज सड़क पर भौंकने वाले कुत्ते की है। आवाज के इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्षीकरण अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करना या उनमें अर्थ जोड़ना प्रत्यक्षीकरण है। यानी कि इसका क्या कहने का मतलब है कि कोई भी बच्चा होता है उसे सुनने की समझ नहीं होती, ठीक है, उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। फिर उसके अंदर क्या होता है, ज्ञानेंद्रियां विकसित होती हैं, संवेदना का उसे क्या होता है, एहसास होता है। लेकिन बिना पूर्व अनुभव के वो कैसे पता लगाता है, देखो, यानी उसे संवेदना हुई कि कोई भी ध्वनि है, वो ध्वनि कहाँ से आ रही है, किसकी ओर से आ रही है, ये चीज उसे पहली बार में पता नहीं चलती। क्यों नहीं चलती, क्योंकि उसके पास पहले का कोई भी अनुभव नहीं है। फिर वह दूसरी बार सुनता है और फिर तीसरी बार सुनता है, तो उसे क्या हो जाता है, उस चीज का अनुभव हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। यानी कि संवेदना में ज्ञान का अर्थ जोड़ दें तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष रूप कहते हैं। ठीक है, फिर है अगला
विस्मृति को कम करने के उपाय। अब विस्मृति को कम करने के उपाय हमने पढ़े थे पहली क्लास में, तो यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, बस एक बार रिवाइज कर लो थोड़ा सा। विस्मृति को कम करने के उपाय, विस्मृति यानी भूलना, यानी भूलने की जो बीमारी थी उसको कम करने के हमने क्या क्या उपाय पढ़े थे। देखो, पहला पूरे पाठ का स्मरण, यानी कि पूरे पाठ को याद करके विस्मृति को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पूरे पाठ का स्मरण, पाठ को अधिक बार पढ़ना, यानी पाठ की पुनरावृत्ति करके। फिर है समय अंतराल से, बालक का स्मरण करने में ध्यान होना चाहिए, यानी बच्चे का ध्यान कहाँ होना चाहिए, जहां उसे पाठ पढ़ाया जा रहा है वहां पर उसका क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, पूरा ध्यान पाठ पर केंद्रित होना चाहिए। पाठ की विषय वस्तु, यानी पाठ की विषय वस्तु क्या है, उस पाठ में क्या कहानी दी गई है, क्या चीज बताई गई है, इसको समझना भी विस्मरण की गति को क्या कर सकता है, धीमा कर सकता है, यानी हमारी बोलने की जो गति है उसको धीमा कर देता है। फिर है अधिक समय तक स्मरण रखने का विचार, यानी जो चीज हमने पढ़ी है उसको अधिक समय तक स्मरण करने का विचार रखना। फिर है स्मरण करने के नियमों का प्रयोग,